हेलो बच्चों, आज हम लोग क्षितिज भाग 2 क्लास 10th की हिंदी की पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे गद्य खंड से नेताजी का चश्मा, जो कि लिखा हुआ है, लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानियों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। जो आजकल की कहानियां हैं उनमें इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में अपनी कहानियां लिखा करते हैं। बहुत सारे इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए और ये मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। अभी ये मध्यम परिवार से थे और जो मध्यम परिवार की जो परेशानियां हैं उनके बारे में इन्होंने अपनी कहानियां लिखी हैं और हमारे मध्यम वर्ग पर किस तरह का शोषण होता है उसके विरुद्ध इन्होंने अपनी कहानियां प्रस्तुत की हैं। इनकी रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा से समृद्ध करती हैं। जो इनकी कहानियां हैं उसकी शैली कैसी है? किस्सा गोई शैली। किस्सा गोई शैली कहते हैं। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस्सा गोई शैली में लिखी है। किस्सा गोई का मतलब है एक किस्से की तरह सुना देना किसी चीज को, तो ये किस्सा गोई शैली है। अब इसके आगे जो आपके बुक पुस्तक में नीचे पिंक कलर का पैराग्राफ दिया है वो कहानी का सारांश है। पहले उसको देखते हैं। इस पैराग्राफ में देखिए बच्चों, लिखा है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। अभी अगर हम बोलें कि देश क्या है, तो देश हमारा जो भारत का नक्शा है वो खाली वो मानचित्र नहीं है कि भारत का नक्शा क्या है। देश मानचित्र नहीं होता, देश बनता है लोगों से। भारत क्या है? भारत कोई चीज नहीं है, कोई मूर्त रूप नहीं है। भारत एक भूमि का हिस्सा है जहां पर बहुत सारे नागरिक रहते हैं जिनको हम भारतीय कहते हैं। तो ये जो कुछ भी, और बाकी नागरिकों के अलावा क्या क्या है? नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षी, और इन सब के प्रेम करने से और इनकी समृद्धि हो, ये और फले फूले और बढ़े, इनका प्रयास करना ही देशभक्ति है। देशभक्ति क्या चीज है? अगर हम आपसे कहें कि देशभक्ति, आपके अंदर देशभक्ति है, आप कहेंगे हाँ, तो देशभक्ति क्या है? क्या बताएंगे आप? अपने देश के लिए प्रेम करना, अपनी देश को प्रेम करना। अब देश कोई मनुष्य तो है नहीं जिससे हम प्रेम करेंगे, तो हम अपनी अगर आसपास की किसी छोटी सी चीज की भी ध्यान रख रहे हैं तो हमारे वो भी देश प्रेम है। हम अगर अपना आस पड़ोस साफ और स्वच्छ रखते हैं तो वो भी देशभक्ति है। जरूरी नहीं कि हम तलवार लेके और गन लेकर के सीमा पर ही चले जाएं। तो यहाँ नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। अभी केवल सेना के जो जवान हैं वो अपना योगदान तो देते ही हैं और उनके योगदान की बराबरी हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वो ही देशभक्ति में अपना योगदान देते हैं। देशभक्ति में हम और आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। कुछ छोटी सी मदद करके भी हम अपना योगदान देशभक्ति में दे सकते हैं। तो वैसे ही नेताजी का चश्मा कहानी में एक कैप्टन चश्मे वाला है, वो अपना एक योगदान देता है जो कि करोड़ों नागरिकों के योगदान को बराबर है वो, और उसके उस योगदान को रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, यानी खास तौर से महत्व देते हुए बताया है कि जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। अभी सभी मनुष्य जो हैं, सारे नागरिक जो हैं, वो अपने अपने तरीके से देश के निर्माण में सहायता देते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं भी देशभक्ति कर रही हूं और मैं देश के निर्माण में सहायता कर रही हूं, तो हाँ, ये सच है। मैं एक शिक्षक हूं और मैं आपको अगर हिंदी पढ़ा रही हूं तो मैं एक देश निर्माण का कार्य कर रही हूं। मेरे बच्चे हिंदी पढ़ करके अगर अच्छे अंक से पास होते हैं और हिंदी उनको आगे लाभ देती है तो मेरा योगदान होगा। इतना सही, लेकिन ये मेरा देशभक्ति, देश के लिए मेरा योगदान होगा। हाँ, तो बच्चों कहानी देखते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अभी हालदार साहब कोई व्यक्ति थे जिनको कि कंपनी के काम, किसी कंपनी में काम करते होंगे, उस कंपनी के काम से 15वें दिन, हर 15 दिन पर उस जगह से वो गुजरते थे।
क्रॉस होते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा कस्बा था। कस्बा मतलब छोटी जगह, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। अभी उस कस्बे में बहुत छोटा सा एक बाजार था और पक्के मकान बहुत थोड़े से वहां पर पक्के मकान थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1 ठो नगर पालिका भी थी। अभी बच्चों, ये जो कहानी है, इस कहानी में व्यंग है और जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल लोकल भाषा की, जो हमारी साधारण भाषा है बोलचाल की, उसका प्रयोग किया गया है। तो वहां पर क्या क्या था उस कस्बे में? बहुत छोटा सा कस्बा था। एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का विद्यालय था, एक सीमेंट का कोई कारखाना था, ओपन एयर सिनेमा घर, पहले के सिनेमा घर बंद, वो एसी वाले नहीं होते थे, ओपन एयर खुले में स्क्रीन बना दी और वहां पर सिनेमा दिखाया जाता था, और 1 ठो नगर पालिका था। ठो शब्द ये हमारी लोकल भाषा का प्रयोग है। तो 1 ठो मतलब 1 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। अभी नगर पालिका, नगर जो छोटे नगर होते हैं वहां पर नगर पालिका होती है। हमारा जो सरकार की कार्यकारिणी है उसमें सबसे छोटी इकाई है नगर पालिका। वो उस एरिया के सभी इस तरह के काम करती है, सोशल वर्क। तो वो क्या करती थी, अब है तो वो काम कुछ ना कुछ करेगी। तो क्या काम करती थी? कभी सड़कें पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, पेशाब घर यूरिनल्स, टॉयलेट्स बनवा दिए, कभी कबूतर की छतरी बनवा दी। अभी कबूतर उड़ करके कहाँ बैठेंगे तो उनके लिए एक छतरी बनाई जाती है जिसमें कबूतर बैठते हैं। कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अभी उसमें ही कोई नगर पालिका का कोई एक अधिकारी होगा जो बहुत उत्साही था। उत्साही मतलब बहुत उत्साह में काम करता था। उसने सोचा चलो इस चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा बनवा दी जाए। तो उसने एक प्रतिमा बनवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अभी कहानी जो हम पढ़ रहे हैं वो उसी प्रतिमा के बारे में है, सुभाष चंद्र बोस की, बल्कि उस सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी नहीं, उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में ये पूरी कहानी है। क्या कहानी है? पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों को जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अभी भाषा लंबी है, वाक्य लंबे हैं, लेकिन तोड़ तोड़ के छोटे छोटे वाक्यों में समझने की कोशिश करिए। पूरी बात तो अभी पता नहीं, अभी ठीक से तो नहीं मालूम। ये अनुमान था लेखक का कि क्या हुआ होगा कि देश के किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी ना होने। अभी नगर पालिका के जिस अधिकारी ने बनवाया उसको कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं पता होगा, तो उसने एक अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान किया होगा कि अच्छी मूर्ति बनवाएंगे तो इतने पैसे लग जाएंगे, और उपलब्ध बजट, जो बजट था उनके पास, यानी जितने पैसे थे उनके पास, उसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा बन सकता था, ऊहापोह इसी परेशानी में उसने चिट्ठी पत्री में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया होगा, और बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। उसने सोचा होगा ज्यादा ढूंढ ढकोल करेंगे हम, ज्यादा बड़ा मूर्तिकार ढूंढेंगे तो मुश्किल आएगी, तो उसने कोई जो पास में जो मूर्तिकार था उसी को बुला लिया। और क्योंकि उनके कार्यकाल की शासन की अवधि खत्म होने वाली होगी, जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनका शासन काल होता है, एक समय के बाद वो खत्म हो जाती हैं, तो उस अवधि के खत्म होने के डर के मारे कि कहीं खत्म ना हो जाए, जल्दी से किसी मूर्तिकार को बुला लिया और उसको ये काम दे दिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा। अब मान लीजिए ये सब कुछ पता नहीं है, ये अंदाजा लगाया गया। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कहीं लिखा हुआ था। तो कोई वहां का जो स्कूल था उसके इकलौते जो ड्राइंग मास्टर थे, ड्राइंग टीचर, उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम एक मूर्ति बनाकर यहाँ लगा दो, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। और उन्होंने क्या कहा होगा, ये विश्वास दिलाया होगा कि ठीक है हम आपका महीने भर में ये मूर्ति बना करके तैयार कर देंगे, आपकी अवधि खत्म होने से पहले हम मूर्ति बना देंगे। तो वो सस्ते थे और जल्दी बनाने की बात करी उन्होंने। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। अभी आपको पहले ही बताया गया कि मूर्ति किसकी थी, संगमरमर पत्थर की बनी थी। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, 2 फुट 12 इंच फिर 12 इंच, 2 फुट ऊंची, यानी यहां तक की उनकी मूर्ति थी। कोट के 2 बटन, ये 2 बटन दिखाई दे रहे थे उसमें, जिसे कहते हैं बस्ट।
बस्ट का अर्थ होता है इतनी, पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है वो बस्ट कहलाती है। और सुंदर थी। और कैसी मूर्ति बनी थी? बहुत अच्छी बनी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, मतलब नाक नक्श मूर्ति का अच्छा बना था। कुछ कुछ मासूम और कमसिन। अभी कैसी शक्ल बनी थी? मासूम से, सीधे से, अच्छे सुंदर दिख रहे थे। फौजी वर्दी में थे। वर्दी कैसी बनाई थी? फौज की, सुभाष चंद्र बोस के लिए। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी, मतलब उसके जो भाव थे मूर्ति के, उसको देख करके क्या याद आने लगता था? उस समय के वो नारे याद आते थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारे उनको याद आने लगते थे, कोई भी उस मूर्ति को देखता था तो। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ये सफल प्रयास था मूर्ति बनाने का। केवल एक ही चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, बस एक चीज की कमी थी। और वो क्या थी जिसकी कमी लगती थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अभी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं था। हर आदमी के व्यक्तित्व की एक पहचान होती है, तो नेताजी की एक पहचान है कि वो चश्मा लगाते थे। अभी चश्मा ना हो तो नेताजी की मूर्ति कैसी लगेगी? अधूरी लगेगी। जैसे हम गांधी जी का चित्र बनाते हैं तो अगर हम केवल चश्मा बना देते हो और बिना बाल का वो सर बना देते हैं तो हमें एकदम समझ आता है ये गांधी जी की तस्वीर है। गणेश जी बनाते हैं तो एक सूंड बनाते हैं, दो बड़े कान बनाते हैं तो हमें पता लगता है गणेश जी की मूर्ति है। तो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसपे चश्मा नहीं था। यानी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब उन्होंने कहा चश्मा तो था, मूर्ति पर एक चश्मा लगा हुआ था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मूर्ति पत्थर की थी लेकिन पत्थर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम। अभी उस मूर्ति पर एक सामान्य सा चश्मा था, चौड़े काले रंग के फ्रेम का, जो असली चश्मा होता है वो चश्मे का फ्रेम लगा हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। भाई वाह, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल। अभी जब वो पहली बार निकले हुए तो उन्होंने मूर्ति देखी तो उनको लगा, उन्होंने देख करके सोचा, कौतुक भरी, आश्चर्य भरी नजरों से देखा, अरे वाह, संगमरमर की मूर्ति और असली का चश्मा। उन्होंने कहा भाई ये आइडिया भी ठीक है, पत्थर की मूर्ति पर चश्मा रियल लगा दिया गया। जीप कस्बा छोड़ करके आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अब वो देखते हुए आगे बढ़ गए और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। फिर उनको एक निर्णय पे आए कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सबने काम सराहनीय किया है। क्यों? क्योंकि मूर्ति संगमरमर की थी लेकिन सुभाष चंद्र जी की पहचान को उन्होंने खोने नहीं दिया, चश्मा उन्होंने रियल लगा दिया। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब यहाँ पर लेखक मजाक कर रहा है कि आज हम देशभक्ति किस लिए करते हैं? मजाक के लिए। आज जो हम झंडा लेकर के घूमते हैं और अपनी साइकिलों पे इधर उधर झंडे को लगा देते हैं, कल को कचरे में पड़े झंडे घूम रहे होते हैं, 15 अगस्त के बाद, 26 जनवरी के बाद, ये क्या है? ये हमारी देशभक्ति की भावना का मजाक है। अगर हम देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हाँ लगे कि देशभक्ति की आपने। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब वो वहां से जब सेकंड टाइम निकले तो कुछ अलग दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब चश्मा बदल गया। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक मतलब आश्चर्य, अचंभा, उनकी जिज्ञासा कि और पता करिए क्या हुआ, ये क्यों बदल गया। भाई वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब उन्होंने सोचा चलो मूर्ति कपड़े नहीं बदल पाती तो क्या चश्मे तो बदल लेती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, फिर तीसरी बार निकले फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अभी एक बार हर बार वो निकलते चश्मा देखते, एक बार उनका जब कौतूहल मतलब उनकी जिज्ञासा दुर्दमनीय, मुश्किल, दमनीय, दमन करने योग्य नहीं रह गई। मतलब अपनी कौतूहल जिज्ञासा को वो दबा नहीं पाए तो उन्होंने वहां जो खड़ा पान वाला था जहां वो पान खाते थे उससे पूछ लिया, क्या भाई ये तुम्हारे नेताजी हर बार चश्मा कैसे बदल लेते हैं? तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। अभी यहाँ जो पान वाले का चित्रण किया है बच्चों, वो देखने योग्य है, समझने योग्य, मजा आता है कि एक पान वाला है। आप यहाँ पे शब्दों को पढ़ करके आपके आगे पान वाले का एक चित्र आ जाएगा। तो वो पान वाला कैसा था? खुद उसने अपने मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी, काला था, मोटा सा था, खुश मिजाज, हंसता हुआ आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसना मुहावरा है, यानी मनी मन मुस्कुराया, खुश हुआ। उसकी तोंद थिरकी। अब जब वो हंसा तो उसके पेट जो था, मोटा तोंद, वो हिलने लगी।
पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। अब उसने नीचे करके पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा करके बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या जवाब दिया? ये काम कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है? हालदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझा। यहाँ भाषा देखिए बच्चों, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आया गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसका मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अभी पान वाले ने बिल्कुल जो लैंग्वेज भाषा, लोकल भाषा है उसमें बात करी कि कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक आ गया, चौड़े चौखट उसको चाहिए स्क्वायर वाला, तो कहाँ से लाएगा वो? तो मूर्ति का उतार के उसको दे दिया और दूसरा उधर बिठा दिया, दूसरा एक चश्मा उसको लगा दिया मूर्ति को। अब हालदार साहब को कुछ बात समझ में आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत मतलब दर्द देती, चोट पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। उसके मन में शायद आता हो कि बेचारे बिना चश्मे के हैं, नेताजी कैसे देख पाएंगे, तो वो चश्मा लगा देता था, उसको तकलीफ होती थी। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी को मूर्ति पर फिट कर देता। अब उसके पास इतने फ्रेम नहीं थे कि वो एक फ्रेम नेताजी पर परमानेंट लगा दे, तो वो क्या करता था, एक लगा देता था। अगर कोई उस फ्रेम को मांगता था तो वो दूसरे को, ग्राहक को दे देता, फिर कोई दूसरा फ्रेम वहां लगा देता था, क्योंकि उसके पास थोड़े से फ्रेम थे। लेकिन जब कोई ग्राहक आता उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती, दरकार मतलब आवश्यकता, जैसा कि मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। वो नेताजी के पास देता है, नेताजी क्षमा करें, ये वाला चश्मा तो हमारे ग्राहक को चाहिए, तो वो ग्राहक को दे देता हूँ, आपको ये वाला लगा देता हूँ, और वो माफी मांग के नेताजी को दूसरा लगा देता था। संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? बोले, अच्छा ये बताओ, वो लगाता तो है, वो तो समझ आया, लेकिन उनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा मुंह पान में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, बास्टर बनाना भूल गया। अभी कत्था, चूना कत्था लगाते हैं पान में, तो उसने उस डंडी को फेंका, पान को थूका और फिर बोला, मुस्कुरा के बोला, अरे मास्टर बनाना भूल गया। जिस मास्टर साहब ने बनाया था वो बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। पान वाले ने तो बड़े हंसकर ये बात कही, लेकिन हालदार साहब बहुत परेशान हो गए। द्रवित मतलब परेशान हो गए, मन में उनका दिल पिघलने लग गया। क्यों? यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का कोई अध्यापक था। अब उनको समझ में आ गया कि ये कोई कस्बे का कोई अध्यापक है, छोटा मोटा मूर्तिकार, जिसने की ये मूर्ति बना दी है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? अब उसने मूर्ति तो बना दी, लेकिन चश्मा कैसे बनाए? पत्थर के चश्मे पे अगर पत्थर का चश्मा बना देता तो आंखें नहीं दिखती, तो पारदर्शी चश्मा मतलब ट्रांसपेरेंट चश्मा। अब वो पत्थर का चश्मा कैसे बनाता? कांच वाला। यह तय नहीं कर पाया होगा, उसको समझ नहीं आया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, कुछ भी हो सकता है। या पत्थर का चश्मा अलग से फिट कर किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, अब इन्होंने बहुत सारी बातें सोची, फिर उनको लगा अरे रहने दो, नहीं समझ में आ रहा है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। उन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। अभी मन में सोचते हुए जो चश्मे वाला था उसको नतमस्तक होकर, मतलब सर झुका करके उसके प्रति बहुत सम्मान का भाव उनके मन में आया और वो वापस जाने लगे। क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब उनके मन में फिर से कुछ सवाल आने लगे। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने मुंह को से 1.5 इंच दूर रोककर उसने अपने हालदार साहब को ध्यान से देखा। अब उन्होंने चलते चलाते 2 प्रश्न और पूछे कि चश्मे वाला नेताजी का साथी था क्या, या आजाद हिंद फौज में कोई भूतपूर्व सिपाही था? तो वो मुंह में पान खाने जा रहा था, फिर अचानक उसने वहीं रोक लिया और उनकी तरफ गुस्से से देखा। लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अभी क्योंकि ये उस पान वाले के बारे में बहुत पूछताछ कर रहे थे, तो पान वाले ने मजाक किया,
अभी ये जो चश्मे वाला था उसके बारे में बहुत पूछताछ कर रहे थे, तो पान वाले ने इनका मजाक बनाया और कहा देखो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, कहीं फोटो वोटो सब छपा दो उसका। और वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो लंगड़ा है। फौज में जाने के लिए क्राइटेरिया होता है कि आपका शरीर ठीक हो, आपकी आंखें ठीक हो, तो उन्होंने बोला वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अभी इनको बहुत खराब लगा कि एक देशभक्त का मजाक इस तरह उड़ा रहे हो तुम। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, एक बहुत बूढ़ा था, मरियल मतलब दुबला पतला लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए। अभी एक आदमी था, एक छोटी सी संदूकची मतलब बॉक्स और एक हाथ में बांस लिए था डंडा, उसके ऊपर चश्मे लटके थे। आपकी किताब में चित्र बना है, उसको देखिए। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। अब उनको समझ, अच्छा इसकी तो दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, घूम घूम के चश्मे बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब उनके मन में फिर प्रश्न आया, इसे फिर कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्या इसका ये नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। अब पान वाले ने जो भाव दिए उससे उनको समझ में आ गया था अब वो इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, तो कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतिक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए अभी वो बहुत सालों तक, 15 वर्षों तक वहां से निकलते, हर बार उस पर चश्मा अलग हो जाता और वो देख करके उनके मन में जो कौतुक जिज्ञासा थी वो अच्छी लगती, वो जिज्ञासा शांति हुई और प्रफुल्लता, खुशी आ जाती थी। उनकी वो यात्रा जो है वो खुशी से कट जाती थी उस चश्मे को देखने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार वो वहां से फिर गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है, कैसा भी चश्मा नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। अब पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उसके बाद जब वो निकले तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। अब वो जब दोबारा निकले तो पान वाला खुला होगा। इन्होंने पान खाया और उससे पूछा, क्या बात है, आज नेताजी के चश्मे पर, आज नेताजी के चेहरे पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका। उसने पीछे मुड़कर के पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। उसने अपनी धोती निकाली और उसकी आंखें पोंछी। साहब कैप्टन मर गया। जब इन्होंने पूछा तो उसने कहा, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। हालदार साहब इसके बाद आगे कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आके बैठे और रवाना हो गए। फिर उन्होंने पान के पैसे दिए और चुपचाप वापस लौट के आ गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इस पंक्ति को बच्चों अंडरलाइन करिए। इस पंक्ति को देकर के प्रश्न आते हैं। बार बार सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि क्या होगा उस कौम का, कौम मतलब जाति का, ऐसे लोगों का क्या होगा जो देश की खातिर अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना देश, जवानी, गृहस्थी, घर सब खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनके ऊपर हंसते हैं। तो ऐसे हंसने वाली कौम, ऐसी जाति का, ऐसे लोगों का क्या होगा। और ये लोग अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। बिकने के मौके, अपने आप को हंस करके मजाक उड़ा के सबके आगे पॉपुलैरिटी लेते हैं, सबके आगे दिखाते हैं कि देखो मैं कितनी अच्छी बातें कर रहा हूं। देश पर व्यंग करना, देश का मजाक बनाने वाले लोग अपने आप को बेचते हैं, सेल करते हैं। तो ऐसी कौम का क्या होगा जो देशभक्ति के लिए मजाक बना देते हैं किसी का भी, और किसका, उन सेनानियों का जिन्होंने देश के लिए अपना घर, गृहस्थी, जवानी सब लुटा दी। दुखी हो गए, वो बहुत दुखी हुए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। अब वो उनका मन हट गया था। 15 दिन बाद जब फिर काम से गए होंगे तो उधर से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी। अभी उधर से पहले ही उनके दिल में ख्याल आया कि आज भी कस्बे के जो सेंटर है वहां पर प्रतिमा तो होगी प्रतिष्ठापित, वहां पर लगी हुई होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैप्टन तो मर चुका है, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। क्योंकि इनका मन खराब हुआ तो इन्होंने सोचा आज हम रुकेंगे ही नहीं।
ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब इन्होंने ड्राइवर से कहा देखो रुकना नहीं, आज पान नहीं खाना है, सीधा चलो। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन उनकी आदत थी और मजबूर होकर के आंखें जो थी वो चौराहे की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। अचानक उनको कुछ ऐसा दिखाई दिया कि वो चिल्लाए जोर से, रोको, गाड़ी रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूद पड़े। जीप रुकते न रुकते, जीप अभी रुकी भी नहीं थी और हालदार साहब जीप से कूद पड़े और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए और उन्होंने बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। अभी उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा सरकंडे का चश्मा लगा था। सरकंडा वो जो डंडी होती है जिसमें कुल्फी लगती है ना बच्चों, डंडी पे कुल्फी लगी होती है, हम चूस के खाते गोल गोल, उसको सरकंडा कहते हैं। वो एक तरह की घास होती है, उसकी डंडी होती है, उससे हम लोग बचपन में अपने उससे कुछ चीजें खिलौने बनाते थे, तो आप लोग भी प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो उसका चश्मा एक छोटा सा बना हुआ उस मूर्ति पर लगा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं, जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो ऐसा एक चश्मा लगा था। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं और ये देख करके वो बहुत भावुक हो गए, मतलब बहुत भाव विभोर हो गए, इमोशनल हो गए और उनकी आंखें भर आईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों जब ये कहानी सुना रही हूं तो मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जितनी बार ये मैं कहानी पढ़ती हूँ और अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे भी रोए खड़े हो जाते हैं। क्यों आ गए होंगे बच्चों? पहले उनको लगा कि चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है, कैप्टन मर गया तो आप किसको पढ़िए, क्योंकि यहाँ देशभक्त कहाँ है, गिनती का कोई देशभक्त मिलता है तो अब कैप्टन मर गया तो अब चश्मा तो लगेगा नहीं। लेकिन अचानक उनको ने देखा किसी बच्चे के हाथ का बना हुआ सरकंडे का चश्मा लगा है और ये देख के उनका दिल भर आया और उनकी आंखें भर गई। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि नहीं, देशभक्ति अभी जिंदा है, मरी नहीं है। हर बच्चे में भी देशभक्ति हो सकती है, कोई बच्चा भी अपनी देशभक्ति के लिए अपना योगदान दे सकता है और यही हुआ होगा। चश्मे वाला नहीं था तो कौन चश्मा लगाए, तो किसी बच्चे को कमी खली होगी और किसी बच्चे ने अपने हाथ से सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया होगा। ये देख करके वो बहुत खुश हुए कि हर बच्चा देशभक्ति में अपना योगदान दे सकता है और यही देख करके उनकी आंखें भर आई और उनका मन हृदय जो था वो भर गया, भावना से भर गया। बहुत सुंदर कहानी है बच्चों। एक छोटी सी मूर्ति और उस मूर्ति पर लगे चश्मे से क्या बताना चाहता है लेखक कि ऐसे लोग जो देशभक्ति का मजाक बनाते हैं किसी भी बात को लेकर, वो कौम जो है वो देश में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोगों का हमें निष्कासन करना चाहिए, बिल्कुल खत्म। ऐसे लोगों को देश के बारे में, जो लोग देश का मजाक बनाते हैं वो कौम जो है वो देश में रहने लायक नहीं है। क्या होना चाहिए? हम अगर देशभक्त हैं, हमें जरूरी नहीं हम सीमा पर लड़ने चले जाएं, हमें जरूरी है कि हम अपने हिस्से का योगदान हम देश के लिए दें। अगर आप बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई अच्छा काम कर दे, देश की तरक्की में एक छोटा सा भी काम कर देते हैं तो भी आपका बहुत बड़ा योगदान वो माना जाएगा देश के लिए। हम क्या योगदान कर सकते हैं बच्चों? हम आसपास सफाई रख सकते हैं, हम आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, हम सांप्रदायिकता में ना पड़े, हम भेदभाव ना करें, कोई राह चलते हम किसी की मदद कर दें। सड़क पर लोगों की आदत होती छिलका का, केला खाया छिलका फेंक दिया। आपको कहीं कुछ कचरा पड़ता है, आप उठा करके अगर डस्टबिन में डाल देते हैं तो आपका ये देश के लिए योगदान है। क्यों? क्योंकि देश कोई मूर्ति नहीं है, कोई मानचित्र नहीं है, देश हम ही लोग हैं। हम लोगों से मिलकर के वो देश बना है। तो बहुत सुंदर और प्यारी कहानी है बच्चों। आज कहानी यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। मेरी तो ये बहुत प्रिय कहानी है बच्चों। तो अब इसके प्रश्न उत्तर जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अगर आपको बच्चों कहीं कोई परेशानी है तो मुझे लिखकर बताइए कमेंट में। और अगर आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लगता है तो बच्चों वो भी लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ करके। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। Thank you.